स्वागत है सभी दोस्तों का। भारत का परिचय, स्थिति एवं विस्तार नामक इस चैप्टर में आज हम इसका चौथा भाग देख रहे हैं। चौथा भाग है भारत की समुद्री सीमा एवं खाड़ियां। देखिए, सबसे पहले हम इसमें भारत की समुद्री सीमा देखेंगे और उसके पश्चात भारत से लगी जो प्रमुख खाड़ियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप इसमें देख पा रहे होंगे मैप में, ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, प्रायद्वीपीय भारत का नक्शा है। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे पहली चीज आप समझ लीजिए प्रायद्वीप क्या होता है। देखिए, तीन ओर से जल से घिरा क्षेत्र प्रायद्वीप कहलाता है। ये देख रहे हैं आप ट्रायंगुलर शेप। इसके पूर्व में जलीय क्षेत्र बंगाल की खाड़ी है, इसके दक्षिण में हिंद महासागर है, इसके पूर्व में अरब सागर है। तो इस ओर भी जल है, पश्चिम में, पूर्व में भी जल है और दक्षिण में भी जल है, इसीलिए हम इसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत है। अब ध्यान से देखिए, प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। सबसे पहले हम बात करेंगे समुद्री सीमा की भारत की। देखिए, भारत की समुद्री सीमा इस ओर आप समझेंगे बंगाल की खाड़ी की ओर, तो समझने में आसानी रहेगी। इस ओर भी सेम रहेगी स्थिति, इस ओर भी सेम रहेगी। जैसा मैं इस ओर बता रहा हूं पूर्व की ओर खंड में, सेम वैसा ही कंसेप्ट पश्चिम की ओर के खंड में भी रहेगा। इसलिए हम एक ओर का समझ करके दूसरी ओर का स्वतः ही समझ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम, ये आपको डॉट डॉटेड लाइन दिख रही होगी। देखिए, ये जो हमारी कोस्टल लाइन है, जो तमिलनाडु से चलते हुए फिर ऊपर की ओर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल तक जाती है, क्योंकि पूर्वी भारत के समुद्र तट पर भारत के 4 राज्य जो है वो बंगाल की खाड़ी से लगे हुए हैं। तो आप देख पा रहे हैं, ये तटरेखा एक सीध में नहीं है, समान नहीं है तटरेखा, एक सीधी लाइन जैसी कभी नहीं होती तटरेखा। ये कटी फटी होती है। देखो, यहाँ पे इतनी अंदर गई है, फिर बाहर निकली है, फिर अंदर, फिर बाहर। तो इस प्रकार इस तटरेखा को आधार मानकर इसके समानांतर खींची गई है। देखिए, मैंने डॉट डॉटेड लाइन खींची है। इस डॉट डॉटेड लाइन को कहते हैं हम आधार रेखा। आधार रेखा। अब इस आधार रेखा और इस तटरेखा के बीच ये लाइन जो है, ये हमारी तटरेखा है। देखिए, तटरेखा और आधार रेखा के बीच का जो ये सफेद हिस्सा आपको दिख रहा है, ये जल है, ये जलीय क्षेत्र है। इस जलीय क्षेत्र को कहते हैं आंतरिक सागर। इस तटरेखा और इस आधार रेखा के बीच की जलीय क्षेत्र को कहते हैं हम आंतरिक सागर। इसके पश्चात इस आधार रेखा से यहां पे और यहां पे ये 3 लाइनें देख रहे होंगे। लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3। जो लाइन नंबर 1 है, ये आधार रेखा से यहां तक की इसकी जो दूरी है, ये 12 नॉटिकल माइल है। आधार रेखा से लेकर के ये जो यहां पे आपको ब्लैक लाइन दिख रही है, जिसको मैंने लाइन नंबर 1 लिखा है, इस जो इसकी जो लंबाई है वो 12 नॉटिकल माइल है। ये क्षेत्र, यहां से यहां तक का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र आपका प्रादेशिक समुद्री सीमा कहलाता है। यहां से यहां तक का क्षेत्र जो है आपका, ये क्षेत्र प्रादेशिक समुद्री सीमा कहलाता है। इसका मतलब है आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल तक का जो भारत का ये समुद्री क्षेत्र है, ये प्रादेशिक समुद्री सीमा कहलाएगा। जैसे यहां आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल तक का क्षेत्र प्रादेशिक समुद्री सीमा कहलाएगा, ठीक यहां आधार रेखा से आगे 12 नॉटिकल माइल तक का क्षेत्र भी जो है आपका प्रादेशिक समुद्री सीमा कहलाएगा। प्रादेशिक समुद्री सीमा का मतलब यह है कि इस क्षेत्र के उपभोग या उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार है। इसीलिए हम इसे संपूर्ण अधिकार वाला समुद्री क्षेत्र कहते हैं। संपूर्ण अधिकार क्षेत्र, ये संपूर्ण अधिकार क्षेत्र है। इस क्षेत्र में भारत की इच्छा पर निर्भर करता है कि भारत क्या चीज करना चाहता है। इस पे हमको टोटल राइट दिया गया है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। अब देखिए, दूसरा, आधार रेखा से लेकर जो ये लाइन नंबर 2 मैंने डाली है, ऐसी लाइन कोई समुद्र में होती नहीं है। मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए काल्पनिक लाइन बना रहा हूं। ये जो दूसरी ये जो लाइन है, ये दूसरी लाइन और आधार रेखा से दूसरी लाइन तक की दूरी है 24 नॉटिकल माइल।
24 नॉटिकल माइल। तो यहां से आधार रेखा से लेकर के समुद्र के अंदर 24 नॉटिकल माइल तक का क्षेत्र जो है ये अविच्छिन्न मंडल, इसको हम अविच्छिन्न मंडल के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र को यहां से देखिए यहां तक के, यहां से यहां तक के क्षेत्र को अविच्छिन्न मंडल कहा जाता है, अविच्छिन्न मंडल कहा जाता है, या इसे संलग्न क्षेत्र भी कहते हैं, या इसे संलग्न क्षेत्र भी कहते हैं। या तो आप इसे अविच्छिन्न मंडल कहिए या संलग्न क्षेत्र कहिए। देखिए इसकी खासियत क्या होती है, अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र की खासियत क्या होती है, इस क्षेत्र में भारत को साफ सफाई का अधिकार, इस क्षेत्र में भारत को क्या क्या राइट दे रखे हैं, इस अविच्छिन्न मंडल या इस क्षेत्र में, यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे साफ सफाई, इसके अतिरिक्त सीमा शुल्क की वसूली, सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। आधार रेखा से यहां 24 नॉटिकल माइल तक का क्षेत्र अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र है। यहां भारत को साफ सफाई, सीमा शुल्क की वसूली या वित्तीय अधिकार प्राप्त है। साफ सफाई मतलब समुद्री क्षेत्र की साफ सफाई, सीमा शुल्क की वसूली मतलब जो यहाँ पे हम जो है कस्टम फी ले सकते हैं। कस्टम फी किससे लेंगे, जो यहाँ पे समुद्री जहाज आएंगे दूसरे देशों के, उनसे ले सकते हैं, हमारी इच्छा है, ऐसा करने का अधिकार है हमको ये अपने अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र में। इसके अतिरिक्त हमें यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल राइट्स होते हैं, वित्तीय अधिकार होते हैं। तो ये 24 नॉटिकल माइल तक का क्षेत्र। इसके पश्चात इस आधार रेखा से यहां आगे ये जो लाइन नंबर 3 है, यहां से यहां तक का क्षेत्र 200 नॉटिकल माइल का है, और इस 200 नॉटिकल माइल के समुद्र को हम जो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। इस 200 नॉटिकल माइल, आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल तक के क्षेत्र को अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इंग्लिश में इसे EEZ कहते हैं, EEZ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इस 200 नॉटिकल माइल तक के इलाके में, इस 200 नॉटिकल माइल तक के इलाके में भारत नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। अब इस क्षेत्र में हम क्या क्या कर सकते हैं, इसमें हम नए द्वीप, वैज्ञानिक, देखिए नए द्वीप, कृत्रिम नए द्वीप बना सकते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त संसाधनों का दोहन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त तीसरा है दोहन। किसका दोहन करेंगे, संसाधनों का दोहन। संसाधन मतलब जैसे हमारे पास यहाँ पे खनिज तेल हो गया, तो उसको जो है हम यहां से प्राप्त कर सकते हैं। इस 200 नॉटिकल माइल के बाहर का जो समुद्र है, ये जो इससे बाहर की ओर का जो समुद्र है, ये बाहर की ओर का समुद्र जो है ये अंतरराष्ट्रीय सागर कहलाता है। अंतरराष्ट्रीय सागर पे दुनिया के सभी देशों का समान अधिकार होता है। तो इस प्रकार आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल माइल और 200 नॉटिकल माइल्स तक के इलाके को क्या क्या कहते हैं और क्या क्या वहां पे भारत को अधिकार है, ये मैंने आपको बताया। आप एक चीज ध्यान रखेंगे, एक नॉटिकल माइल में 1800 मीटर होते हैं। एक नॉटिकल माइल में 1800 मीटर यानी कि 1800 मीटर होते हैं। नॉटिकल माइल हम समुद्र में दूरी को मापने के लिए इस इकाई का प्रयोग करते हैं। दूसरी चीज, ये जो भारत की समुद्री सीमा है, इसका निर्धारण किस समझौते के द्वारा हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें जो समझौता होता है वो अनक्लॉस एक समझौता है। अनक्लॉस वर्ष 1982 में संपन्न एक समझौता है, इसको भी आप यहां पे समझ लीजिए। अनक्लॉस 1982 ईस्वी। अनक्लॉस का मतलब है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, यहां पे सी है ये, कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, ऑन द लॉ ऑफ सी। तो इसी अनक्लॉस समझौता, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून पर संधि, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून पर संधि, इस नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते के द्वारा
प्रत्येक राष्ट्र की समुद्री सीमा का निर्धारण विश्व में इसी प्रकार किया गया है, 12, 24 और 200 नॉटिकल माइल। उसके पश्चात जो है 200 नॉटिकल माइल के पश्चात वो जो आगे का जो सागर है वो आपका अंतरराष्ट्रीय सी यानी कि इंटरनेशनल सी कहलाता है। तो ये मैंने भारत की समुद्री सीमाएं आपको बताया। इसके पश्चात अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो है खाड़ियां, भारत से लगती हुई खाड़ियां। चलिए अब थोड़ा खाड़ियों को हम देखते हैं इसमें। चलिए देखते हैं हम खाड़ियां। देखिए खाड़ियों के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि खाड़ियां जो होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार खाड़ियों के, एक जिसे हम अंग्रेजी में गल्फ कहते हैं, GULF, गल्फ। गल्फ का मतलब है छोटी खाड़ी, और दूसरा को कहते हैं हम बे। बे का मतलब है बड़ी खाड़ी। तो खाड़ियां दो प्रकार की होती हैं, गल्फ यानी कि छोटी खाड़ी। आपने अक्सर सुना होगा गल्फ कंट्रीज, तो वहां पे छोटी खाड़ियां हैं इसलिए उसे गल्फ कंट्रीज कहा जाता है। दूसरा है बे। बे का मतलब है बड़ी खाड़ियां, जैसे आपने सुना होगा बे ऑफ बंगाल। तो यहां पे समझने योग्य बात यह है कि खाड़ी होती क्या है। देखिए खाड़ी की यदि मैं परिभाषा आपको बताऊं तो तीन ओर से जो जलीय क्षेत्र भूमि से घिरा होता है उसे खाड़ी कहते हैं। जैसे यहां पे आपको पता है बंगाल की खाड़ी है, और ये हिस्सा जो है ये म्यांमार का हिस्सा है। तो अब आप देखिए ये बंगाल की खाड़ी उत्तर में बांग्लादेश, पश्चिम में भारत और पूर्व में म्यांमार से घिरी है, इसीलिए हम इसे बंगाल की खाड़ी कहते हैं। तो भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? वो भी बंगाल की खाड़ी है। तो ये आपका बंगाल की खाड़ी। दूसरा, इस बंगाल की खाड़ी में ही भारत की 90% नदियां अपना जल गिराती हैं। आप इस चीज को भी नोट करेंगे। चलिए इसके पश्चात नीचे बढ़ते हैं। नीचे आप देखिए यहाँ पे ये हमारा श्रीलंका पड़ोसी देश है, और ये भारतवर्ष का सबसे दक्षिणतम राज्य तमिलनाडु है। श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये जलीय क्षेत्र जो है, ये उत्तर की ओर का जलीय क्षेत्र ये पाक खाड़ी है, और ये जो आपका दक्षिण की ओर का क्षेत्र आपको दिख रहा है ये मन्नार की खाड़ी है। ये मन्नार की खाड़ी है, जलीय क्षेत्र डॉट डॉट मैंने कर रखा है। ये ऊपर का डॉट डॉट एरिया पाक की खाड़ी है। जो बीच में आपको ये लाइन जैसी दिख रही है इसी को राम सेतु कहा जाता है, जो भगवान रामचंद्र ने श्रीलंका जाने के लिए रावण को जो है युद्ध में इसी सेतु का अनुगमन कर और यहां से आगे बढ़कर जो है उसको युद्ध में परास्त किया था। तो इसी राम सेतु को अंग्रेजी में हम एडम्स ब्रिज कहते हैं, यानी कि आदम का पुल। तो ये आदम के पुल के उत्तर में पाक खाड़ी और दक्षिण में मन्नार की खाड़ी है। ये दोनों, यहाँ पे एक स्ट्रेट भी है जो इन दोनों को जोड़ता है। इस स्ट्रेट का नाम है पाक स्ट्रेट, यानी कि हम इसे कहते हैं पाक जलसंधि। पाक जलसंधि वास्तव में पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। अब देखिए पाक की खाड़ी किसका हिस्सा है? बंगाल की खाड़ी का हिस्सा है। ये पूरा बंगाल की खाड़ी के ही अंतर्गत सम्मिलित है। जबकि मन्नार की खाड़ी किसका हिस्सा है? ये अरब सागर का हिस्सा है। ये भी आपसे जो है एग्जाम में पूछेगा। इसके पश्चात अगर आप उत्तर की ओर चले यहां से, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा खंबात की खाड़ी। ये देखिए खंबात की खाड़ी, ये गुजरात का दक्षिणी इलाका, ये खंबात की खाड़ी है। ये खंबात की खाड़ी बड़ी महत्वपूर्ण खाड़ी है। इसमें भारत की दो नदियां गिरती हैं, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती नामक ये नदियां जो कि पूर्व से पश्चिम दिशा का अनुसरण करती है। बहुत बार एग्जाम में पूछ रखा है कि ये दो नदियां कौन सी ऐसी हैं भारत की जो पूर्व से पश्चिम दिशा का अनुसरण करती हैं? तो नर्मदा और ताप्ती। अंतोदगत्वा नर्मदा और ताप्ती जो है खंबात की खाड़ी में ही अपनी यात्रा का अंत करती हैं। और यहाँ पे जो एक खंबात की खाड़ी है, इस खंबात की खाड़ी में यहाँ पे एक द्वीप भी है, इसका नाम है
अलियाबेट द्वीप। अलियाबेट द्वीप किस खाड़ी में, ये भी पूछता है, खंबात की खाड़ी में। इसके उत्तर में अगर आप बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी ये रही गुजरात के पश्चिम में, ये हमारा गुजरात राज्य है, ये कच्छ का इलाका है, ये काठियावाड़ का क्षेत्र है। तो ये कच्छ और काठियावाड़ क्षेत्र के बीच में ये आपको जो दिख रहा है डॉट डॉटेड एरिया, ये आपका कच्छ की खाड़ी है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है कि कच्छ की खाड़ी में मॉनसून काल में कौन सी नदी अपना जल जो है वो गिराएगी। तो मॉनसून काल में यहां पे जो नदी अपना जल गिराएगी उसका नाम है लूनी नदी। लूनी नदी, देखिए यहां पे समझने योग्य बात यह है कि लूनी नदी वैसे तो कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। ये कच्छ का रण जो है, ये ऊपरी क्षेत्र कच्छ का रण, ये कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है, लेकिन बरसात के सीजन में, मानसून के काल में ये नदी यहां से आगे बढ़कर कच्छ की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो ये मैंने भारत के निकट जो भारत के पश्चिमी समुद्र तट और पूर्वी समुद्र तट पर प्रसिद्ध खाड़ियां थी, एग्जाम की दृष्टि से आपको बताई। तो आज आप इतना रखिए, इसके पश्चात का भाग 5 जो है हम कल उसको देखेंगे। अगर आपको ये वीडियोस हमारी पसंद आ रही है तो आप इनको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।